नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता राय। बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और हमने प्रैक्टिस पेपर बनाए हैं और उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सही विकल्प है, सही विकल्प जो है वो 6 नंबर के हैं। पहला सही विकल्प में देखिए, हालावाद के प्रवर्तक कवि है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन है। दूसरा प्रश्न हमारा है, यत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है? काव्य की यह परिभाषा किसकी है? तो यह आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है। यत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यह परिभाषा आचार्य भरत मुनि की है। तीसरा हमारा सही विकल्प का प्रश्न है, परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है? परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है बाजार की क्रय शक्ति। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बाजार की क्रय शक्ति, विक्रय शक्ति, सहन शक्ति और ब्याज देने की शक्ति। सही उत्तर है बाजार की क्रय शक्ति। क्रय का अर्थ होता है खरीदना। चौथा, वे प्रश्न किसी वाक्य, किसी शब्द पर बल देने के लिए लगाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वे शब्द किसी वाक्य, किसी शब्द पर बल देने के लिए लगाए जाते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं? वह शब्द जो है निपात शब्द कहलाते हैं। निपात शब्द किसी शब्द के बाद में आते, स्टार्टिंग में कभी नहीं आते। वे शब्द किसी वाक्य, किसी शब्द पर बल देने के लिए लगाए जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? निपात शब्द। सिल्वर वेडिंग की मूल संवेदना क्या है? यह हमारा वितान का पाठ का है। सिल्वर वेडिंग की मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल है। सिल्वर वेडिंग की मूल संवेदना, मूल पाठ का क्या है? उसका अर्थ जो है वह उसमें पीढ़ी के अंतराल का वर्णन किया गया। पिता और पुत्र के बीच की जो है वह विचारधाराओं का अंतराल का वर्णन किया गया है। मुद्रण की शुरुआत कब से? ये अभिव्यक्ति के पाठ से है। अभिव्यक्ति में जो है मुद्रण की शुरुआत जो है चीन से हुई थी। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है, चीन, जापान, भारत और जर्मनी। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। अगला हमारा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला इसके अंतर्गत है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग कॉमन होने के कारण हमें हमेशा उत्तर ध्यान रखना चाहिए, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा होता है? सबसे तेज बौछारों का माह भादो होता है। सावन की फुहारे और भादो की झड़ी, ऐसी कहावत प्रसिद्ध है। तो सबसे तेज बौछारों का माह जो है भादो होता है। कवित्त एक किस प्रकार का छंद है? कवित्त एक वर्णिक और मात्रिक में से उत्तर सही उत्तर वर्णिक है। कवित्त एक वर्णिक छंद है। अगला प्रश्न 4 नंबर का, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती थी? यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, लक्ष्मण जी से और हनुमान जी से। दोनों ही सेवा, एक ने श्री राम जी की सेवा, दोनों ने ही श्री राम जी की सेवा करी है। तो भक्ति जो है सेवक धर्म में से जो है हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। और भक्तिन किसकी सेवा करती थी? जो है महादेवी वर्मा की सेवा करती थी। भक्तिन सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। जूझ कहानी में लेखक के पिता का क्या नाम है? रत्नप्पा। जूझ कहानी में लेखक के पिता का नाम रत्नप्पा है। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन थे, दत्ताजी राव और रत्नप्पा। तो अधिकतर जो है बच्चे गलती कर बैठते हैं, दत्ताजी राव। तो आपने उत्तर ध्यान रखना चाहिए रत्नप्पा। आधुनिक संचार साधनों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है आपके पास, मुद्रित माध्यम और रेडियो। आधुनिक संचार साधनों में सबसे पुराना माध्यम जो है मुद्रित माध्यम है। अगला हमारा है, सही जोड़ी जमाइए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है और किस संग्रह से ली गई है? इसका सही उत्तर है निशा निमंत्रण।
दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह निशा निमंत्रण से कविता संग्रह से ली गई है। दूसरा है यहाँ पर महाकाव्य। अब महाकाव्य हम देखते हैं, यहाँ पर साकेत है जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महाकाव्य क्या है, इसमें हमारे सही जोड़ी में देखिए तो 6 पे जो है वह साकेत लिखा हुआ है, तो वह जो है महाकाव्य है। तीसरा, कैमरे में बंद अपाहिज के कवि जो है रघुवीर सहाय है। कैमरे में बंद अपाहिज जो है रघुवीर सहाय है। अगला, नागर संवेदना के कवि किसे कहा जाता है? नागर संवेदना के कवि कुंवर नारायण को कहा जाता है। नागर संवेदना के कवि कुंवर नारायण को कहा जाता है। अंधा युग, अंधा युग के जो है कवि कौन है? अंधा युग के कवि जो है धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध रचना है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? अर्थ नहीं बेटा, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है ना। मुर्दों का टीला इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी सभ्यता जो दफन हो गई थी वह बहुत कंकाल मिले थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यह भी जो है हमारा 7 नंबर के प्रश्न है। हर प्रश्न का 1 नंबर है। दुनिया की सबसे रंगीन, पतली और हल्की चीज कौन सी है? दुनिया की सबसे रंगीन, पतली और हल्की चीज पतंग है। अगला प्रश्न, चूरन बेचने वाले का क्या नाम था? चूरन बेचने वाले का भगत जी नाम था। चूरन बेचने वाले का भगत जी नाम था। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते: सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। ऐसा ही अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। बच्चे दोनों ही इनमें प्रश्न में गड़बड़ करते हैं। रचना के आधार पर रचना है बनना, कोई भी वाक्य 3 प्रकार से बनता है उसे कहते हैं रचना। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर, अर्थ मतलब प्रश्न है जो है आपका अज्ञार्थ का है, ये सब अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति राघव र र र 3 बार आवृत्ति हो गई है। आवृत्ति नहीं, बार बार एक ही शब्द, एक ही वर्ण 1 से अधिक बार आ रहा है, तो वहां पे कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। समाचार लेखन में कौन सी शैली होती है? समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली होती है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली होती है। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? काव्य की आत्मा रस को कहा गया। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। अगला हमारा 5वां, सत्य सत्य। जहां पर एक से अधिक रूपक पाए जाते हैं वहां पर क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होता है? असत्य। जहां पर यहाँ पे हम लोग हमें इशारा भी मिला हुआ है, रूपक है ना, रूपक, तो ये सांग रूपक। जहां एक से अधिक एक रूपक पाए जाए तो वहां पे रूपक अलंकार, और एक से अधिक जहां पर रूपक पाए जाते हैं वहां पर जो है वो कौन सा होता है? सांग रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे यह असत्य, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होता है। भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड है। सत्य है ये। भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड है। सत्य है। अतीत में दबे पाव ओम थानवी की रचना है। सत्य। अतीत में दबे पाव जो है ओम थानवी की रचना है। हमारे यहाँ का जो है वितांश लिया गया है। सत्य। भक्तिन पाठ की विधा रेखा चित्र है, यह भी सत्य है। भक्तिन पाठ की विधा रेखा चित्र है, यह भी सत्य है। दिन का पंथी चंद्रमा को कहा गया है, असत्य है ये। दिन का पंथी चंद्रमा को कहा गया, असत्य। सूर्य को कहा गया है। मुहावरों को लोकोक्ति भी कहा गया है, यह भी असत्य है। मुहावरों को लोकोक्ति भी कहा जाता है, यह सत्य है। चांद सी के गुरु का नाम बादल सिंह था, यह
सत्य है। चांद सी के गुरु का नाम बादल सिंह था, यह सत्य है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, शीतलवाणी में होने से क्या अभिप्राय है? शीतलवाणी में जो है आग होने से अभिप्राय यह है, कवि अपने कविता में जो है विद्रोह की आग, असंतोष की आग लिए फिरते हैं। उनकी जो है कविता में हमें उनके विद्रोह का जो है विचार सुनाई पड़ते हैं। कविता के बहाने के संदर्भ में बताए गए, दूसरा इसके अथवा में है कि कविता के बहाने के संदर्भ में बताए गए सब घर एक कर देने के क्या मायने हैं? कविता के बहाने के संदर्भ में बताए गए सब एक घर देने के मायने ने यह मायने है कि सब जो है सभी जगह जो है संभाव की स्थिति, सामाजिक सौहार्द की स्थिति, जो बच्चा जो है एक घर से दूसरे घर में वह जाति पाति नहीं देखता, धन दौलत नहीं देखता और जो है धर्म को नहीं देखता, वह सभी घरों में जो है बच्चों से जाकर के संभाव से खेलता है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है से क्या अभिप्राय? पर्दे पर वक्त की कीमत से अभिप्राय कि पर्दे मतलब दूरदर्शन है, फिल्म है, जो भी आपके टीवी सीरियल्स चलते हैं उस पे जो है हर हर मिनट की जो है वहाँ कीमत होती है। अगर आपने 15 मिनट के लिए जो कोई सीरियल है या एडवर्टाइज के लिए जो है आप करते हैं, तो उस एडवर्टाइज के लिए जो है वहाँ पे उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम को जो है वह उसकी समय सीमा में उसका पूर्ण किया जाता है। बच्चे पहले से अधिक, इसका अगला प्रश्न है इसी में अथवा का, बच्चे पहले से अधिक निडर कब हो जाते हैं? बच्चे जब खतरनाक छतों से गिरने से बच जाते हैं तब वह अधिक निडर हो जाते हैं। यह पतंग पाठ में से लिया गया है। अगला 8वां प्रश्न हमारा, ये भी 2 नंबर का है। भक्ति ने अपना नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था और लक्ष्मी का अर्थ होता है धनवान। और जो भक्तिन थी वह अपनों के द्वारा ठगे जाने के कारण जो है वह अब उसके पास पैसा नहीं रहा, इसलिए भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार का जब जादू चढ़ता है तो हमें सब चीजें अच्छी और जरूरत की लगती है, और जब बाजार का जादू उतर जाता है तो हम वह सब चीजें बेमानी लगती है। प्रश्न नंबर 9, लोगों लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली, जब जो है मेंढक मंडली जो है पानी के लिए इंद्र देवता से पानी मांगती हुई गांव में निकलती थी, तो वह नंगे बदन होकर के जो है वो गांव में पानी मांगने निकलती थी। लोग उनके ऊपर पानी डालते थे और फिर वो पानी जो है वह नीचे सड़क पे जो है गांव की पगडंडी पर गिर जाता, वो उसमें लोट लगा करके वह आगे बढ़ते और इंद्र देवता से जो है पानी की गुहार करते। इसी में अगला प्रश्न है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है? मलेरिया से, हैजा से ग्रसित जो है पूरा गांव रहता है, और वो जो गांव जो है वह भयाक्रांत रहता है इस बीमारी के कारण, क्योंकि हर घर में जो है व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ रहता है और जो है वह गांव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो वो जो है गांव, जब ढोलक की आवाज, पहलवान की ढोलक की आवाज जब पूरे गांव में गूंजती है, रात भर जो है ढोलक पहलवान जो है ढोलक बजाते रहते, तो जब पूरे गांव में गूंजती तो वह संजीवनी का कार्य करती थी। मुद्रित माध्यमों की विशेषता बताइए कोई तो। मुद्रित माध्यम की जो है विशेषता नंबर 1, यह स्थायित्व होते हैं, है ना, इनको हम बहुत दिनों तक सहेजे संवार रख सकते हैं। दूसरा, इनको हम पुनः वापस से पढ़ सकते हैं। मुद्रित माध्यमों को, जैसे आपके पास अखबार है, किताब है, ये सब मुद्रित है, आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं।
इसके अपेक्षा अगर आप रेडियो देखो तो रेडियो में हम वापस से पुनः सुन नहीं, वो जो पीछे समाचार सुना है वो हमें वापस से सुन नहीं सकते, मगर मुद्रित मान्यवों को आप सालों साल जो है इनसे पढ़ सकते हैं। नंबर 1 स्थायित्व, नंबर 2 जो है आप इन्हें जो है पुनः वापस से आप कभी भी उसे पढ़ सकते हैं। नाटक का प्राण तत्व किसे कहा गया? नाटक का प्राण तत्व संवाद को कहा गया है। नाटक का प्राण तत्व जो है संवाद को कहा गया है। अगला प्रश्न, सांगरूपक अलंकार किसे कहते हैं? सांगरूपक अलंकार जब किसी काव्य में जहाँ एक से अधिक जो है वह रूपक पाए जाते हैं, वहां पर सांगरूपक अलंकार होता है। उदाहरण भी बता सकते हैं हम कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर जो है बीती विभावरी जागरी, अंबर को पनघट माना है, तारे को घड़े माना है और उषा को स्त्री माना है, इसलिए यहाँ पर तीन जो है वह रूपक पाए गए, इसलिए यहाँ पर सांगरूपक अलंकार है। श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिए। सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहां पर जो है वह श्रृंगार रस पाया जाता है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताइए। महाकाव्य में नायक के जीवन का समग्र चित्रण किया जाता है। इसमें एक मुख्य कहानी के साथ अन्य गौण कहानियां भी चलती है। इसमें कम से कम 7 सर्गों का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस, और इसके जो रचयिता है वह तुलसीदास जी। खंड काव्य, खंड काव्य में एक ही कथा रहती है। इसमें नायक के जीवन के एक पक्ष का वर्णन किया जाता है। उदाहरण जो इसमें एक ही अंक होता है। उदाहरण जो है सुदामा चरित्र, और इसके रचयिता जो है नरोत्तम दास जी है। इसी तरह से स्थायी भाव और संचारी भाव में भी अंतर बताइए कोई दो। स्थायी भाव जो है रसों में स्थायी रूप से पाए जाने वाले भावों को जो स्थायी रूप से लेते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। जैसे रति है, जो वीर रस का उत्साह वाला जो उत्साह क्या है? स्थायी भाव। संचारी भाव में संचारी का अर्थ होता है किसी भी एक रस से दूसरे स्थान रस में आना और जाना, इसलिए जो है इन्हें संचारी कहा जाता है। एक रस से दूसरे रस में आने जाने का इन्हें संचारी कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ये स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। यह भी 2 नंबर का प्रश्न है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की के अनुसार जो है निबंध की परिभाषा है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अगला प्रश्न हमारा, नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। नाटक जो है एक अंक का, नाटक में जो है हम एक अभिनय परक विधा है। नाटक दृश्य काव्य है और एक अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, जिसमें एक कहानी के साथ साथ मुख्य कहानी के साथ साथ अन्य गौण कथाएं भी साथ चलती है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है चंद्रगुप्त। एकांकी में एक अंक का दृश्य काव्य जिसमें एक उद्देश्य और एक कथा को कुछ पात्रों के साथ जो है प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी का प्राण तत्व क्या हो जाता है? संघर्ष होता है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी की एक घूढ़ जो है वह इसका उदाहरण है, या हम जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दीपदान या पृथ्वीराज चौहान की आंखें भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवित्त छंद की परिभाषा दीजिए। कवित्त एक वर्णिक छंद है। इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 और
15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। वापस से पुनः सुने। कवित्त एक वर्णिक छंद है। इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण का जो अंतिम वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। अगला है गण का सूत्र बताइए। गण का सूत्र, यह गण कुल मिलाकर 8 होते हैं। यह छंद में से है जो वर्णिक छंद का जो है वर्ण में गण गिने जाते हैं। तो यमाता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, यह गण का सूत्र है। अगला प्रश्न है भाव पल्लवन कीजिए। भाव पल्लवन मतलब एक आपको जो है कोटेशन दिया हुआ होता है, सूत्र दिया होता है, उसको जो है आपको पल्लवित करना होता है, उसका विस्तार करना होता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करेसी। जननी का अर्थ होता है माता, जन्मभूमि मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इसका हमें वर्णन करना, इसको हमें अपने विचारों में बताना है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ क्यों होते हैं। फिर इसी के अथवा में घड़ी का एक विज्ञापन बनाइए। अगला कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य में स्थान। कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं पे देना। आपको 2 रचनाएं बतानी, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारा है महादेव वर्मा अथवा धर्मवीर भारती का दोनों में से एक का जीवन परिचय देना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। भारत हिंदू युग की विशेषता बताते हुए, यह 3 नंबर का प्रश्न है। भारत हिंदू युग की विशेषता बताते हुए किसी जो है वह 2 रचनाकारों के नाम बताइए। इसका भी जो है आपको प्रश्न उत्तर बताना है। यहाँ पे भारत हिंदू युग जो है वह सन 1850 से 1900 तक का समय जो है भारत हिंदू युग था। अब भारत हिंदू युग की जो विशेषता जो है, नंबर 1 जो है वह समाज सुधार की भावना, राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना है ना। अब इसके जो 2 लेखक है जो उनके नाम है भारत हिंदू हरिश्चंद्र। इनका जो है एक जो निबंध है वह एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। दूसरे इस युग के जो कवि जो लेखक है वह जो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनकी जो है रचना जो है आंख है, या प्रताप नारायण मिश्र भी लिख सकते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना परीक्षा है। अब अगला प्रश्न है हमारा द्विवेदी युग की विशेषता बताते हुए इसके 2 रचनाकारों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के जो है यहाँ पे भी जो है विषय वस्तु की गंभीरता नंबर 1 विशेषता, नंबर 2 परिमार्जित भाषा। परिमार्जित भाषा जो, और अगला इसमें भी समाज सुधार की भी जो है समाज सुधार की भी भावना से संबंधित लेख लिखे गए थे। इस युग के जो है प्रमुख निबंधकार के दे या लेखक के दे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो है साहित्य की महत्ता। सरदार पूरण सिंह, इनकी रचना सच्ची वीरता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी नाम लिख सकते हैं, कछुआ धर्म। अगला प्रश्न जो है हमारा अपठित गद्यांश को लिखकर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार। उदधि मतलब समुद्र। प्राची पश्चिम भू नभ पार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक दीजिए। ये शीर्षक जो है हम अपनी भावना के अनुसार वीरों से संबंधित है। तो यहाँ पे हम ये नीचे वाली लाइन भी लिख सकते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत, है ना। ठीक है, ये वाली कविता की भी लाइन भी लिख सकते हैं, या वीर भी लिख सकते हैं, या हमारे वीरता की भावना या देश प्रेम भी लिख सकते हैं। उदधि का अर्थ बताइए। उदधि का अर्थ जो होता है मैंने पूर्व में बताया, समुद्र होता है। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है? यह वीर रस से संबंधित रचना है, तो इसमें वीर रस है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आप लोग पहचान ही गए होंगे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में मैं आग लिए फिरता हूँ। हो हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं खंडहर का वह भाग लिए फिरता हूँ। आप समझ ही गए होंगे। ये रचना जो है आत्म परिचय से ली गई है। इसके जो कवि है वह हरिवंश राय बच्चन है। अगला कि आपको व्याख्या भी करनी है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इसगर उसगर, कविता के पंख लगा के उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। आप लोग समझ ही गए होंगे यह किसकी रचना है। कुंवर नारायण की रचना है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अगला जो है प्रश्न नंबर 21 संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो वा कुंजरो वाह कहने में भी उसको विश्वास नहीं करती। मेरे इधर से उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर के किसी मटके में कैसे अंतर रहित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। तो हम यहाँ पर इसको भी आराम से समझ सकते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? भक्तिन पाठ से लिया गया है। और भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। दूसरा अगला है इसी के अथवा में, ऊंचे बाजार का मुख आमंत्रण होता है और उससे चाह जगती। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को क्या लगता है, उसके अपने पास काफी नहीं, और चाहिए और चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम देखें सरसरी निगाह डाल के तो हम इसको भी पाठ को समझ सकते हैं। ये पाठ बाजार पाठ से अपने भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए, अथवा नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल प्रदान हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आपको दोनों के लिए पहला जो है अपने भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है, आमंत्रण पत्र लिखना है, अनौपचारिक पत्र लिखना है। और जो ये है नगर निगम वाला औपचारिक निगम आयुक्त को आपको पत्र लिखना है। अगला प्रश्न हमारा जो है, निम्नलिखित जो है विषयों में से किसी एक विषय की रूपरेखा सहित एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका। तीसरा, बालिका शिक्षा और अंतरिक्ष की ओर बढ़ते भारत के कदम। इसमें हमको रूपरेखा सहित जो है वह निबंध को लिखना है, अपने विचार को व्यक्त करना है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने परीक्षा के पैटर्न को भी समझा होगा और जो है वह हमारा प्रैक्टिस भी हो गई होगी। अब हमारी परीक्षा पास में आ गई है तो हम अच्छा ध्यान से पढ़े। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।